अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। ईद कुर्बान आ गई है और ईद कुर्बान जब आती है तो एक सियासी शख्सियत ज़रूर याद आती है। वो सियासी शख्सियत अक्सर कुर्बानी पर कुर्बानी की बात करती थी, सियासी कुर्बानी की बात के बारे में बताती थी कि अब किसकी सियासी कुर्बानी होने जा रही है। फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि उनको ख़ुद कुर्बानी देनी पड़ी। जब भी सियासत की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये याद रखा जाएगा कि मुश्किल वक्त में शेख रशीद साहब, जो कि एक सीज़न सियासतदान हैं, उन्होंने कुर्बानी दी, मगर बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बयान देना था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो नहीं की। चिल्ला भी काट कर आए शेख रशीद साहब। उसके बावजूद PTI ने उनको टिकट नहीं दिया। जेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों की दोनों सीटें ना तो शेख साहब की पार्टी जीत सकी ना PTI जीत सकी, वो PMLN के पास चली गई। लेकिन इस सारे अरसे में शेख रशीद साहब क्या सोचते रहे, कहाँ पर रहे, किधर चिल्ला काट रहे थे और अब आगे क्या करने जा रहे हैं। ईद के साथ ही साथ वो एक डेडलाइन भी दे रहे हैं, 30 जून का जिक्र है कि उसके बाद हम पर आज़ादी होगी। सो पूछते हैं शेख साहब से, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू शेख रशीद साहब। मेरी तरफ से आपको, आपके अमले को, आपके मालकान को, कैमरामैन्स को, प्रोड्यूसर्स को, छोटे से छोटे कारकुन से लेके मालिक तक को ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक शेख साहब। थोड़ी सी फ़र्क ईद है, पहले भी हमने आपके साथ ईद शोज़ किए हैं। क्या लगा है आपको कि ईद तो देखें, गुजारिश ये है कि मैं ईद के दिन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे उठा के लेके गए। उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, उंगली नहीं लगाई, मुझे मैट्रेस दिया, वरना ज़मीन पर सोना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ। 2 तकिए भी दिए। और लेकिन मैं जो तहरीर किसी बंदे ने लिखी थी वो मेरा ख़्याल है कि तहज़ीब से नाआशना था या हमारी रवायात से जो इस्लामी हैं वो वाकिफ़ नहीं था कि मैं तो औरतों का नाम भी नहीं लेता किसी प्रोग्राम में। सो उसमें सारा बेस यही था 190 एंड इमरान ख़ान एंड तोशा खाना एंड उसमें एक आदमी जिसने वो कोई सामान ख़रीदा हुआ था जुल्फ़ी बुखारी साहब से या किसी से, वो मेरे पास आता जाता था। और लेकिन मैंने उनको ओथ दिया कि मैंने बेगम इमरान ख़ान को सारी ज़िंदगी, ना इस वक्त तक जब तक मैं यहाँ हूँ, ना देखा, ना मिला, ना उनके घर गया, ना मैंने कभी टेलीफोन पर बात हुई। और इवन वज़ीर दाखिला उन्होंने कोई फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ऑन ओथ कहता हूँ कभी मुझे फ़ोन नहीं किया। इतनी सी बात थी। जब मैं गया वहाँ एक अफसर मौजूद थे, वो कहता है दस्तखत करो और जाओ उसी गाड़ी पे। सो मैंने कहा सर मैं नहीं। उसने कहा फिर जाओ अंदर। और लेकिन मैं साइन करें और छुट्टी ये काम है। हाँ, उन्होंने कहा इसका सामान मत छेड़ो। सामान मेरे की मुझे पता था कि पकड़ा जा सकता हूँ, तो लिस्ट बना के उसने कहा जी ये सारी आपकी चीज़ें हैं, तो इसी गाड़ी पे आप जाएंगे। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगा, ये दस्तखत भी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि आप को यहाँ सिगार भी नहीं पी सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन दी एंड उनको ये समझ आ गई कि ये शख्स ना वीडियो बयान देगा ना दस्तखत करेगा। फिर मुझे उन्होंने उस कमरे में फेंक दिया। और लेकिन मुझे किसी ने तंग नहीं किया, अल्लाह का दिया शुक्र है, बड़ा दिन है। अकेले थे आप बिल्कुल कमरे में? और कौन मेरे साथ। पहले जब मुझे पकड़ के ले गए, मेरे साथ के कमरे में मेरे भतीजे बांधे हुए थे। उन्होंने शेख शाकर को और इमरान को उन्होंने हथकड़ियों से बांधा हुआ था। पहले ले गए उधर हसन अब्दाल की तरफ, कहीं एक कमरा सा था, उसके बाहर कबूतर शबूतर थे। फिर ले गए मुझे टेक्सला की तरफ, वहाँ मुझे ले गए और कहा कि दस्तखत कर दो, कि दस्तखत करो और जाओ। और मैं तो इमरान ख़ान की पार्टी में नहीं था। मैंने कहा मैं तो पार्टी छोड़ने का मेरा मसला नहीं, मेरी तो अपनी पार्टी है। जी बिल्कुल। तो मैं क्या, मुझे मेरे पे तो बल्कि लोगों को मेरी में ले आए आपने, ये कहना था, बार्गेन करनी थी। कुछ वक्त ऐसा आया कि लोगों ने ये भी सोचा कि ये पार्टी जब PTI जो है वो किसी और पार्टी में जम होगी तो उसमें 3 पार्टियां थी, एक
ये सुनी इताअत था, एक वो अहले तशी के हमारे बड़े बड़े अच्छे आलम दीन है, क्या नाम है उनका, राजा साहब का, बहुत राजा नासिर मेरे शहर के बड़े मज़्ज़ज़ अहले तशी में गिने जाते हैं, और एक मेरी पार्टी भी थी। लेकिन मामलात ख़राब से हो गए, और फिर मसला आ गया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप तो चिल्ला काट कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने कहा साइन कर दो, जब आपने कहा साइन नहीं करूंगा उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, उन्होंने कहा कि बस बंद कर दो, बस बंद कर दें। फिर आप 40 दिन बंद रहे हैं। फिर मैं 40 दिन या 39 दिन बंद रहा। कहाँ था वो चिल्ला, कहाँ काटा आपने? कुछ नहीं पता। यू डोंट नो? अभी भी नहीं पता? 10 लाख रुपया इनाम दूंगा जो उस गार का मुझे बताए कि जहाँ मुझे लेके गए थे। गार था? मेरा 2.25 घंटे लगे जहाँ से मुझे उठाया था इन्होंने, टेक्सला से उठाया, और वहाँ से 2.25 घंटे लगे। मेरी आंखें बंद थी सब कुछ, और जब मेरी आंखें खुली तो एक गार सी थी, उसके अंदर वो दरवाज़ा था जिसके अंदर आप थे। जिसके में नहीं, मैं अंदर तो खाना वाना सब अंदर ठीक था, लेकिन बाहर वो गार का अच्छा मसला था। और अंदर क्या क्या था? कैबिनेट मुझे नहीं पता, क्या मुझे था? फ्लोर था? कुछ नहीं पता। मैट्रेस उन्होंने दिया सोने के लिए, उनकी मेहरबानी है, और 2 तकिए दिए, 4 चीज़ें थी, और मसल्ला दिया, और कुरान शरीफ दिया। और फिर आपने वहाँ पे टाइम गुजारा, चिल्ला काटा अपना वहाँ पे। एंड अगर थ्रू आउट इसमें आपसे कोई एंगेजमेंट हुई? 7-8 दिन बाद कोई अफसर आते थे, उनका तो एक ही सवाल था, और तो उनका कोई मेरे से काम नहीं था, मेरे पे तो कोई ऐसा मसला नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे किसी जगह बाहर निकाला और एक चर्चिल का सिगार दिया। उन्होंने कहा सिगार पीने के बाद प्लीज़ आप इंटरव्यू ये बातें कह दो। ठीक है। सो सिगार मैंने आधा पिया, और वो मैंने पढ़ा तो वो तकरीबन वैसा ही था, ऐसे ही था, इज़ार अहम का फ़र्क था जो पहले दिन मुझे दिया गया था। राइट। चर्चिल का सिगार, उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से लेके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादती हो। मैंने यूं करके सिगार फेंका, आधा मैं पी चुका हुआ था, और उनको कागज़ दे दिए कि बाद में वो कागज़ तय हुआ कि मैं ये पढ़ूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा 2 मैं पढ़ूँगा। आप मान गए? मैं माना इस तरह के भाई काफ़ी उन्होंने उसमें से चीज़ें चेंज की। ठीक उसको। क्या आपने कहा था कि औरतों के बारे में कोई बात नहीं होगी? इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मैं बात नहीं करूँगा, मैंने कहा। ये आपने कहा? ठीक। मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ। अगर मैं पीटीआई में होता तो मैं कोई सोचता कि अभी बात की जा सकती है। ठीक है। ख्वाब में मुझे माँ आया करती थी हर दूसरे तीसरे दिन। वो कोई ऐसी मुझे मेरे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा हुई जो सफ़र मेरी जब आंखें खोली तो मैं बाराकऊ के पुल पे था। आगे गया तो राशिद शफीक को भी उन्होंने मेरे साथ बैठा दिया। मैंने कहा पहले इसको तो उठाओ ना, ये तो पीटीआई का है, मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मेरी तो इमरान खान से तल्लक और दोस्ती है, इसको क्यों बिठाया आपने? फिर मुनीब ने भी कहा भाई इसका कोई तल्लक नहीं है। मैंने मुनीब को वहाँ देखा अपने घर में, वो मेरा घर था। ओके, राइट। वो कोई जगह ऐसी नहीं थी, मेरा अपना घर था। तो इन दी एंड जो था मैंने कहा कि यार ये बात वहीं पहुँचती है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है ये। मैंने उसको इधर रख दिया और अपनी बात खुद करना शुरू कर दी उनके उधर। इन दी एंड उन्होंने कहा कि भाई ये तो मसला ख़राब हो गया। मैंने कहा हो गया तो फिर ले जाओ। फिर उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद कर दिया मेरे घर में 3 उधर ही इंटरव्यू के बाद? कुछ नहीं कहा। इंटरव्यू के दौरान जो बदतमीजी की बातें आई वो गलत थी? मैंने की नहीं, मैंने अपना ये सारा इंटरव्यू ऑन करता हूँ, जो कुछ कहा मैंने खुद कहा। ठीक है, ठीक। इल्हामी जो बातें मेरे मुंह में अल्लाह ताला ने और दिमाग में डाली वो मैंने की, उनका मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ एक कागज़ पड़ा था, मुझे चक्री का नाम भूल रहा था क्योंकि वो कहते थे कि चक्री में जो मीटिंग हुई है उसका लिंक है लाल हवेली के साथ। ठीक है। तो मैंने कहा वो चक्री की भी इधर कहीं बातचीत थी, वो तो हो रही थी कि ये वो कागज़। और फिर 3 दिन के बाद उनको कोई तरस आ गया। उन्होंने कहा जी जाएं आप, लेकिन आप इलेक्शन जो है वो भूल जाएं, आप जेल में होंगे। फिर मैं जेल में ही था, मैंने खर्च नहीं किया। 0 आपने एक्सपेंस दिया इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को मैंने 0 का। बट एक सवाल ये है कि आप तो चिल्ला काट रहे थे, आपने बयान नहीं दिया, सारी तकलीफ आप बताए इतनी उठाई वहाँ पर, तो फिर वो कहते हैं ये आपकी गलती है। वो हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते,
हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिन लोगों ने लिख कर दिया है वो भी आप ही के साथी थे। मैंने कहा जी दिया होगा, मैं नहीं लिख के दूँगा। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? अभी आपने सोचा कि बस मैंने ये नहीं करना, मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था। मैं मर भी सकता था। मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा हज़ारबंद छोटा था। मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं अल्लाह को जान देनी है, लेकिन मैं इतना सिक था मेंटली कि भाई अगर ये बातें, मैं उस ख़ातून को जानता ही नहीं हूँ, मैंने उस ख़ातून को देखा ही नहीं है। अभी भी ऑन ओथ कहता हूँ मेरी कभी उससे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। तो फिर मैं आ गया और फिर मुझे पता था कि मैंने पकड़ा जाना है। इलेक्शन के नॉमिनेशन दाखिल किए, वो कैंसिल हुए, हाई कोर्ट में गया, मंजूर हो गए। फिर ये ट्रिब्यूनल में ले गए, मेरे ड्राइवर किससे मिल गए, ये उसको पैसे दिए, उसके भाई को आईबी में रखा और उसने मेरी लोकेशन बता दी। आजकल तो टेलीफोन पे लोकेशन पता लग जाती है। क्वेश्चन इज पीटीआई ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? जब आप उनका साथ दे रहे थे तो पीटीआई ने क्यों आपको डिसोन किया? समझ नहीं आई मुझे कि क्या हुआ और दुख हुआ। लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं कि मुझे टिकट दो। मैंने अपनी तौहीन समझा कि मैं इमरान खान को कहूँ कि मुझे टिकट। लेकिन आपको दुख हुआ? हुआ, ऑफ कोर्स, मैं इंसान हूँ। मेरे दिल में ये बात तो है ना, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं की, ना कोई उसके खिलाफ बात की। बाहर निकल कर भी मैंने उसकी हमायत में बयान दिया। उस वक्त नहीं सोचा कि चलो अब कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन लाइट? मैंने कहा उस वक्त तो नहीं सोचा कि टिकट नहीं दिया तो अब मैं कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, टिकट नहीं दिया का तो मुझे देर से पता लगा कि भाई ये हो रहा है। असल में तो पहले वो कियानी साहब थे, कह रहे थे कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अहद कर लिया था कि मैंने उसको दोस्त कहा है, मैं उस दोस्ती पर दाग ना पड़ने दूं। और मामूली सी बात है, 17 दफ़ा मैं वज़ीर रहा हूँ, एक दफ़ा है मैंने पहले भी मैं आ रहा हूँ इलेक्शन 2, तो एक दफ़ा और हार गया तो कौन सी क़यामत आ गई। जो जीत गए उन्होंने क्या तलवारें चलाई हैं, सारे घोड़े गधे खच्चर बांधे हुए हैं असम्बली में। किसी की मैं जानता ही नहीं। एक मुझसे गलती हुई, पिछले दिन मैं कहीं जा रहा था, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे, तो एक बंदा काफ़ी मेरे करीब आ रहा था। वो उधर बैठा, उधर से उधर बैठा, फिर इधर आया। मैं समझा ये कोई आईबी का बंदा है। तो मैंने कहा तुम आईबी के आदमी हो? उसने कहा जी मैं तो एमएनए हूँ इस वक्त। मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं आपको, यानी ऐसे लोग भी आ गए जिनकी टिकट जीत गए। पीटीआई को उस वक्त हवा बनी हुई थी इसलिए जीत गए, हालांकि पीटीआई के पास तो बल्ला भी नहीं था। लेकिन शेख साहब सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी और आपका अलायंस रहता पीटीआई के साथ तो पीटीआई को फ़ायदा नहीं होता? वो बाद में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर के पास गए, आपकी एक पार्टी थी, आप उसको नहीं ऑफर करते कि रिजर्व सीट से वहाँ बैठा एक रोल अदा कर रहा था लंदन में। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बाज़ ऐसी गलत इतलात थी, मुमकिन है कि उनका ख्याल था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं श्योर था कि इमरान खान को इन बातों का नहीं पता, वो उसको धोखे में रखा जा रहा है। तो आपने बाद में रीच आउट करने की भी कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं की? करना चाहेंगे? कोई चाहेगा तो देखी जाएगी। मैं तो जब तक मस्जिद में हैया लसला हैया ललफला ना हो, तो मस्जिद में भी आवाज़ अजान की आना चाहिए कि उसके बाद जाते हैं आप। लेकिन आपको लगता है कि एट सम पॉइंट ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसट्रस्ट है, क्या हुआ, क्या है, क्यों नहीं आप पे इत्मीनान? मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। कान जो लोग भरते शरते थे जाके, ऐसे ही लोग थे वो। लेकिन अब पार्टी का क्या हाल है कि अब देखें ना, इस मुल्क में क्या है, इमरान खान ना हो तो पीपल्स पार्टी ठुस गरक, कोई बंदा ही नहीं है पीछे। फजलुर रहमान ना हो, JUI का कोई बंदा ही नहीं है कि शेरानी को छोड़े उसको। ताहिरुल कादरी ना हो तो कोई उसका बंदा ही नहीं है। नैप में अगर आप देखें, वली खान के बाद दसवान के बाद बेटे का पता नहीं क्या, मैं तो बाजा खान के साथ सियासत करता था, उसका बेटे का नाम नहीं याद जो अब ने। खुदा आपका भला करे कि
ये सब एक आदमी की पार्टियां हैं। एक वक्त था कि मुशर्रफ ने बड़ा मजाक किया, हम इकट्ठे थे तीनों। उसने क्या अजीब इत्तफाक है, एक पार्टी लीडर है इमरान खान और अकेली इसकी सीट है, तारुल कादरी साहब की भी अकेली सीट है और शेख रशीद साहब की भी अकेली सीट है, और तीनों को के लिए मेरी दुआएं हैं। ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा। मुशर्रफ तारुल कादरी खफा हुए थे ज़रा थोड़े से उन दिनों। तो ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की एक सीट थी और वो मसला था। सो अब मैं तो अब कह चुका हूँ कि 30 अगस्त तक मैं खामोश रहूँगा और 30 अगस्त से पहले कोई सियासत बदल जाएगी इस मुल्क की। ये आपने कहा है, ट्वीट है आपकी मेरे पास। वैसे बाय द वे आपने कहा था मुझे तो ट्वीट्स लेके बैठ गई हैं, आपने उस इंटरव्यू में कहा था। अब नहीं मैं देता, एक दी मैंने उस दिन डॉक्टर कदीर के, क्योंकि डॉक्टर कदीर से मेरा बड़ा तल्लक था और डॉक्टर कदीर के सारे मामलात जो है इनका ऑफिस मेरे साथ था। आपने बड़ी क्लियर आपने कहा कि मैं इसका क्रेडिट जो है यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूं, जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर कदीर, मरहूम राजा जफरुल हक, शेख रशीद अहमद एंड गौहर अयूब मरहूम शामिल हैं। नवाज शरीफ को नहीं देते क्रेडिट? नहीं देता। कैसे? चलें आज यही पाकिस्तान की मेरे मरने से पहले ये बात चली जाए। राजा जफरुल हक ने जो तकरीर की, मैं सारी, मेरे मुखालिफ हैं वो, मैं सारी ज़िंदगी उनका एहतराम करूँगा मरते दम तक। अगर मैं ज़िंदा हुआ तो सारी कौम को आपके पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ऐसी खूबसूरत तकरीर उसने एटमी धमाके के हक़ में की जो हम तीनों ने भी नहीं की। और थर्ड मैन जो था वो एक मैं था, एक ज़की साहब ने भी की, वो बैठा करते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी। तमाम कैबिनेट फौजी धमाकों की मुखालिफ थी, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। ऑल द कैबिनेट, ऑल द कैबिनेट। मुशाहिद सही, ईद उल जुहा जी, मुशाहिद साहब, मुशाहिद हुसैन वाज अ टॉप मुखालिफ ऑफ दिस धमाका एंड एवरीथिंग। मैं मरूंगा, मैं काबे की छत पे गया हूँ और ये एजाज़ 4 आदमियों को हासिल हुआ जो मैंने प्लान किया और जिसमें मुशर्रफ की मुझे सपोर्ट हासिल थी। टोटल कैबिनेट वाज अगेंस्ट दी कि ये बहुत बड़ा मौका है, हमें इमदाद मिल जाएगी, $5 बिलियन पता नहीं वो देगा, कैंडी दे, क्या नाम था उसका। देन ही टुक मी, फ़ौज की जहाँ रेफरेंस हो रहा था, आई वॉज द ओनली मिनिस्टर जिसको नवाज शरीफ फ़ौजी जर्नल्स और नेवी चीफ्स और एयरफोर्स चीफ की मीटिंग में लेकर गया। मैंने उनको कहा ये इंडिया ने बेवकूफ़ी की है धमाका करके, इस मौके को ज़ाया मत करो, फिर ये आपको मौका कभी नहीं आएगा। उसने कहा तुम डॉक्टर कदीर की बात करते हो, वो भी ये कहता है। मैंने कहा बिल्कुल 100% डॉक्टर कदीर सही कहता है। लेकिन आपको नवाज शरीफ लेके गए तो उन्होंने भी तो, उन्हें पता होगा आप क्या कह रहे हैं, इसलिए लेके गए आपको। वो फौज ने फैसला दिया कि आप सियासी लोग फैसला करें क्योंकि सैंक्शन लगेंगी। सरताज अजीज यूं माथा पीटता था कि मर जाएंगे हम, सैंक्शन लग जाएगी हम पे। और नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? नवाज शरीफ खामोश था, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो गोमगो के आलम में था। 4 आदमियों ने एटमी धमाके में रोल अदा किया। एक अकरम ज़क्की साहब मिनिस्टर नहीं थे, 3 मिनिस्टर थे, बाकी टोटल कैबिनेट मुखालिफ थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, कैसे नहीं दे रहे? इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर था ना, इसीलिए क्रेडिट पूरी कैबिनेट मुखालिफ थी फिर भी किया उन्होंने। सर जी यूं तो फिर भुट्टो को क्रेडिट देना पड़ेगा, देते हैं, उनको भी देते हैं, देखें उनको भी देते हैं। उसने ये सारा काम शुरू किया। डॉक्टर कदीर के साथ भी इन लोगों ने अच्छी नहीं की, वो बड़ा रसूदा और सूदा और बड़ा दिल शिकनी की हालत में मरा। हीरो पाकिस्तान के वो, पाकिस्तान का जो हीरो था वो बहुत बुरे दिल से मरा और मैं यही कर सकता था कि उसका यौम सोग मनवाने के लिए, ये नहीं चाहते थे कि एटमी हीरो को बतौर हीरो पेश किया जाए, लेकिन मैंने रिस्क लिया और ये काम किया और उस दिन को कौमी सोग का दिन डिक्लेयर किया। राइट, वरना सूरत हाल ये नहीं थी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। शेख साहब से मजीद बात करते हैं। प्रेशर में तो हमेशा पाकिस्तान रहा है, फिर जो पीटीआई प्रेशर में नहीं रहा पाकिस्तान। प्रेशर में क्या, देखें पठान जो है अंग्रेज से लड़ा, ठीक है जी। वहाँ जब मैं जाता था लिखा हुआ 1686, पहले सिखों से लड़ा, सॉरी
सिखों एक जूती मैं पठानों को देखता हूँ, एक जूती में पाँव और है और जूती है दूसरी में और है, हेलीकॉप्टर चला रहा है। जूतियां उसके पास दो एक जैसी नहीं है। अंग्रेज के साथ वो लड़ा, वो अमेरिका के साथ लड़ा, वो रूस के साथ लड़ा। हम सिर्फ माल बनाते रहे और माल खाते रहे और कमीशन खाते रहे। और हमने रास्ता, क्योंकि हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जोग्राफिया इतना अहम है हमारा, इतना अहम है कि जब मैं स्टूडेंट लीडर था और ढाका यूनिवर्सिटी में फजलुल कादर चौधरी ने तकरीर की, उसके बाद मैंने तकरीर की, लड़कियों ने मेरी वो की कि अल्लाह ताला माफ़ी दे दे कि पंजाबी लानती और पंजाबियों ने जालिम और पंजाबी चोर और पंजाबी डाकू। और मैं 2-4 मिनट बात कर करके, शुक्र है उन्होंने जूतियाँ नहीं मार दी मुझे। और जैसूर में भी ख्वातीन ने मेरे साथ यही किया। ओके। जब मैंने आके कहा कि भाई उधर तो सूरत हाल ख़त्म है आपकी, सेंटिमेंट ये हो गया है कि औरतों ने मुझे, सारी औरतें खड़ी हुई, इतनी को हज़ारों औरतें थी उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो गंदी ज़बान थी मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। इस वक्त फिर कहाँ हैं कश्मीर पे हम इस वक्त? कश्मीर में हम कहीं नहीं हैं। कश्मीर में हम कहाँ हैं? मुझे तो KPK के हालात बड़े ख़राब लगते हैं। क्या होगा 30 अगस्त को? 30 अगस्त को क्या होगा? पहले तो मैं कौम के सामने ये तस्लीम करता हूँ कि मैं अपने महल्ले में फ़ेल हो गया। ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ क्योंकि औरत मेरे पास आती है, कहती है कि बिजली का मीटर काटने आए हैं, बच्चे की फ़ीस नहीं है शेख रशीद। सो अब मैं 1-2 घंटे बैठता हूँ और बड़ा जुल्म ये है कि लोग किराया नहीं दे सक रहे मकान या दुकान का, तो वो उनको निकालना चाहते हैं। फिर वो आते हैं लाल हवेली के, हमारी दुकान या मकान बचा दो। वो कहते हैं जी आप दे दें, आप इनके मामे लगते हैं। तो और अभी जो वाक़या हुआ है 4 दिन पहले कि यूँ उन्होंने मारा है, खंजर से दायरा लगाया है कब्रिस्तान में और कहा कि यहाँ सारे मोबाइल फ़ोन रखो इसमें। सारे कब्र वाले नमाजियों ने वहाँ मोबाइल रखे। उन्होंने कहा पैसे भी रखो, पैसे भी रखे। और वो 4 जवान पैसे, और ये कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, जनाजा गाह की। और लोग फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं जा रहे मेरे शहर में। और ये बात मैं मुक़्तदर हलकों तक पहुँचा चुका हूँ कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। मैं मुक़्तदर हलकों तक ये बात पहुँचा चुका हूँ। खुदा और रसूल के वास्ते इमाम मस्जिद मुझे कहता है कि मुक़्तदी जो हैं सिर्फ़ 1-2 वो ही आ जाते हैं जिनको शहादत का शौक़ हो कि हम, लोग कहते हैं जी हमने मरना है। सुबह लोग लूट लेते हैं जी। ये सारी मुर्गियों की मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट है पिंडी की मुर्गियों की। 6 नौजवान आए, एक दुकान से लेके आखिरी दुकान तक सबको लूट के ले गए दिन के वक़्त। तो आप कह रहे हैं कि आप फेल हो गए अपने हलके में? कि हर कोई अपने हलके में फेल हो चुका है? किसी का नहीं मुझे पता। मैं अपने हलके में लाल हवेली में अब 6-8 घंटे नहीं बैठता, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ। क्योंकि अब वो मसाइल नहीं है कोई आया जी कि गैस का कनेक्शन लगवाना है या सड़क बनवानी है या बच्चे का दाखिला करवाना है। अब तो बिल्कुल ही उलट है। और अब जब ये 38 खरब रुपए का बजट टैक्सेस लगेंगे और 15% की बजाय 18% का सेल्स टैक्स होगा और 60 रुपये लेवी की बजाय 80 रुपये लेवी होगी, तो शहर में तो आ जाके लाल हवेली है। फिर लोग हमारे बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं रखते। यू मीन कि जो PTI की गवर्नमेंट में रहे हैं लोग, उनके बारे में? गवर्नमेंट की राय नहीं है कि हम निकलें, सारे सियासतदानों के बारे में कि हम बाहर निकलें। और मुझे पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो पीछे जो नवाज शरीफ कहता है पीछे कोई नहीं होगा। इमरान खान जेल में है, बाहर इन्होंने कितने बड़े जुलूस और रैलियां निकाली हैं जी। तो गलत सियासत की है PTI ने भी आपके ख्याल से जब से ये हुआ था? मैं PTI के मौजूदा लोगों को नहीं जानता। ठीक है। जो एक मरबत है उसने पता नहीं 3 वोट लिए थे पिछली दफ़ा एक सूबे में और मरकज़ में 90 लिए थे या 92 लिखे। ये वोट सारा जो है इमरान खान का है। ठीक है।
और ये जो और हैं बैरिस्टर साहब, इनको भी नहीं मैं जानता। बैरिस्टर गौहर मैं नहीं जानता कि उनको भी नहीं जानते। सियासत में इससे पहले उमर अयूब 60 साहब। साल की उमर अयूब को मैं जानता हूँ। 60 साल की सियासत में मैंने इनका नाम नहीं सुना। ठीक है। ये क्राउड पुलर नहीं है, दे आर नॉट क्राउड पुलर। और जितनी ज्यादतियां इस मर्तबा लोगों के साथ और गरीबों के साथ हुई हैं, उसकी पाकिस्तान में कोई तारीख नहीं है। अच्छा, ये तो आपने पूरा पुराना अरसा भी देखा है, जेल भी पहले काटी है, सर जी, आपको लगता है कि ये ज्यादा हुआ है? मैंने 7-7 साल कैद काटी है जी, कोई पूछने ही नहीं आया। पीएमएलएन तो कहती है कि हमारे साथ देखें कितना बुरा हुआ, सबको जेलों में डाला, एसी लगे हुए थे उनके, सारे जेलों में, उनके कमरे में तो लगे हुए थे ना, जेलों मियां में तो साहब नहीं। के, लेकिन एहसान इकबाल साहब जेल में थे, मिफ्ता इस्माइल जेल में थे, शायद उनका नहीं खान मुझे अब्बासी जेल पता। में थे। मैं जिस वक्त शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ राना जेल में साहब। था, मैं कोठरी में था उस वक्त भी, और इनके एसी लगे हुए थे। सवाल एसी का नहीं है, अब पूरी कौम का सवाल है कि लोगों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। एक दिन ज़ियाउल हक से मैंने कहा, सर एक गलत जुमला मेरे से कोट हो गया, वो छाप दिया अखबार ने। मैंने कहा सर मैंने माफ़ी मांगनी है आपसे। उसने कहा क्या हुआ, वो कोई बात हुई है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि आदमी इख्तदार में होना तो आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं, लोग कहते हैं, तो जब उतर जाए ना तो लोग कहते हैं एक दूसरे से नहीं मिलती। ओके। तो एक दिन ज़ियाउल हक मुझे मिले, में वो कहते मैं घर जाके तुम्हारे सुनाई ये बात, तो उन्होंने भी बड़ी इंजॉय की, एग्री किया। उसका ख्याल होगा कि शायद ये बात ठीक ही है। तो अब हमें कोई फ़ोन नहीं करते, हमारी किसी ने नहीं 40 दिन जाके लाल हवेली, 3 दफ़ा बंद हुई है लाल हवेली, और ईद कुर्बान भी याम करते हैं, 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने खोली है। अगर ये भी अदलिया की थोड़ी बहुत सपोर्ट ना हो कि यार ये सील खोल दो, तो फिर हमारे आम लोगों के बारे में, मैंने यहाँ अस्पताल बना रहा हूँ 440 बेड का, वो रुका ही हुआ है कब का। तो परसों लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी लोहे का गेट लड़के उतार के ले गए। ओहो। मैंने बड़ा डिज़ाइनर बनाया कि मेरा नाम रहे, और वो चला गया, उतार के ले गए जी, खोल के नट बोल्ट लोया बेचेंगे तो जाके। अब फिर इस सूरत हाल को ठीक भी तो करना है, मशवरा क्या देते हैं आप, क्या करेंगे? आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, गवर्नमेंट लग रहा है आपको? नहीं, मैंने 30 अगस्त वैसे नहीं कहा कि 30 अगस्त के बाद मैं आऊँगा सियासत, मैं नहीं देख रहा। किस तरह? अपनी पार्टी के साथ ही? अपनी पार्टी के साथ आऊँगा, मैं किसी की पार्टी में नहीं जाऊँगा। कब शिकवा करेंगे बानी पीटीआई से? कोई अभी तो ज़रूरत करेंगे, नहीं है, क्यों नहीं? कौन से इलेक्शनों की बात है, क्या पता क्या होने जा रहा है। आप ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? जो भी होने जा रहा है या हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे, नो इट्स नॉट ए संडे, इट्स नॉट ए हॉलीडे, एनीथिंग कैन पॉसिबल इन दिस कंट्री। थोड़ा सा क्योंकि जब मुशर्रफ आया तो नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में, वो कौसर उनका क्या नाम था, नज़ीर नाजी साहब तकरीर लिख रहे थे, उनका बेटा उनके साथ था, 3 सवारियां थी। जब वापस आए ना तो मेरी मुखबरी थी ना, मैंने कहा जी तकरीर मुझे दिखा देना ज़रा। उसने कहा तेनू किने दसा है? मैंने उसको ये नहीं बताया कि पायलट मेरा जो है वो पायलट के पीछे लिख रहे थे नज़ीर नाजी ज़रा। तो उनका ख्याल था कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और सुबह जब हुई तो मैं कोहाटी चप्पल पहन के बाहर बैठा सिगार पी रहा था। मुझे वो सिगार के बड़ा सख्त मुखालिफ है नवाज शरीफ। वो कहता सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बू आती है इसकी और हाउस में। तो मैं बाहर लॉन में बैठा, इतने में वो आए, उन्होंने हैंड्स अप करा लिया सबको। तो मेरा सिगार आखिरी हिस्से में था। मुझे कहते आप क्यों शेख साहब बैठे हुए हैं, किस खुशी में? मैंने कहा हो क्या गया है? उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो गया? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या हो गया। कह उठे खड़े हो, जगह मेजर हारून सेंड हिम लाल हवेली। शेख साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। आपको पता ही नहीं था? मुझे नहीं पता चला ना कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला। फिर मोहसिन नकवी ने मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात करवाई, क्योंकि मोहसिन नकवी मैं अंदर बंद हो गया। ओके। तो फिर पहली मुलाकात जो थी वो CNN पे था। उसने कहा शेख साहब आप मुशर्रफ से, मैंने CNN का कॉरेस्पोंडेंट था, तो लाल हवेली के ऊपर मैंने इंटरव्यू किया। तो उसने इंग्लिश में सवाल किए, मैंने जवाब दिए। तो मैंने कहा मैं कैसे तुझे ख्याल आया कि मैं मुशर्रफ को मिलूं?
उसने कहा कि रात का जब कल जो मैंने इंटरव्यू किया ना, तो उसने कहा कि इंग्लिश बोल लेता है थोड़ी बहुत, गुजारा करेगा, बोल्ड आदमी है, तो इसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाते हैं। तो सो पहली मेरी मुलाकात जनरल मुशर्रफ से मोहसिन नकवी साहब ने कराई। मुशर्रफ के साथ जब मैं गया तो मैं इतना आगे चला गया इस सिगार की वजह से कि हम दोनों बहुत एडिक्ट थे सिगार के। मुशर्रफ साहब और आप दोनों? ठीक है। जो मुशर्रफ को सिगार कास्त्रो भेजता था वो दुनिया में नायाब सिगार था। ओके, ठीक है, राइट। और सबा भाभी उसको नहीं चाहती थी कि ये सिगार पिए। ठीक है। और मुझे वो एक ऐसा ख़ानदान था कि 4:30 बजे की ट्रेन में उसकी बेटी जो है वो लाहौर से आती थी हफ्ते वाले दिन। ओके। और मंडे को वापस जाती थी सुबह की पहली 7 बजे ट्रेन से। ये पहला सरबरा मैंने देखा है जिसकी बेटी ट्रेन में हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने बच्चों समेत आती थी। या मैंने जुनेजो को देखा है कि वो अपने घर का हिसाब करता था। ठीक। कि भाई 8 किलो शेख रशीद, ये 8 किलो गोश्त, हम 3 बंदे हैं, मैं तो भिंडी खाता हूँ और बेटी मेरी करेले के साथ गोश्त कितना खा लेती होगी। तो उसने लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने 50 या 80 कारपेट लेके जा रहा था ज़ियाउल हक। दी फर्स्ट पहली लड़ाई जो शुरू हुई ज़ियाउल हक और जुनेजो के दरमियान, मैं वहाँ मौजूद था कि जुनेजो साहब ने 50 कारपेट लेके जो जा रहा था ना, सिफर काट दिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। शेख साहब से मजीद बात करते हैं। इतना सीजन आप हैं, इतना देखा, खान साहब की हुकूमत जारी है, ये बताया था आपने उनको? बिल्कुल बिल्कुल। मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मैंने घर छोड़ दिया, ये मैं इधर आ गया, ये काफ़ी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। तो किस महीने बताया आपने उनको? 8-10 दिन ही पहले बताया मैंने। 8-10 दिन पहले 8-10 दिन पहले उनको बताया मैंने। उससे पहले आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि हालात ख़राब हैं? कुछ आप कह तो रहे थे। इंफॉर्मेशन कंफर्म हो तो प्राइम मिनिस्टर को आदमी ऐसी बात इंटीरियर मिनिस्टर कह सकता है ना। मैंने कहा सर, ये कहता ये लोग कह रहे हैं तुम मकान छोड़ गया और तूने गाड़ी अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। मैंने कहा सर वो भी बुलेट प्रूफ है, पर उसने कहा जब तेरे पास थी तो तूने ऐसा क्यों किया? आजम खान कहता है कि शेख रशीद ने सरकारी चीज़ें इस्तेमाल करनी छोड़ दी। तो क्या है? मैंने कहा सर MQM वाले मेरे भाई हैं, उनको देर से समझ आती है, वो हैं मेरी क्लास के लोग, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम जा रहे हैं और वो हमारे खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। आपने 10 दिन पहले बता दी? 10 से भी ज़्यादा दिन पहले। वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या कहा उन्होंने? वो चुप हो गया। कोशिश क्यों नहीं की मनाने की? मुझे समझ नहीं आई ये बात। की होगी या नहीं की होगी। मैं फिर एक जगह गया जहाँ मुझे बगैर उस बंदे को जब मैं ये बताने जाना चाहता था कि MQM ने मुझे कहा कि आप जा रहे हैं, हम ख़त्म खेल, ख़त्म पैसा अज़म। मैं उसको बताने जा रहा था तो आगे से खरीदो फरोख्त शुरू थी। अभी भी जो मामलात हुए हैं और हुकूमतें बनी हैं, वो सोच रहा हूँ ना, आसान सा जुमला सोचे। हुकूमत बनाने और तोड़ने का फैसला कहीं और होता है। ऐसे इस मुल्क में सरबराह हुए हैं कि जब वो यहाँ वज़ीर आज़म बन के आए, उनको ये नहीं पता था उनके वालिद की कब्र किधर है। और मियानी साहब में उनके वालिद दफन थे। DSP याकूब साहब बड़े ग्रेट मेरे एडमायर थे, मर गए, उनका बाप भी मर गया। उसके बाप के जनाजे में टेंच बाटा में कोई 1000 लोग थे, वो ख़ुद मरे तो 3 सफ़े भी पूरी नहीं हुई। तो उसने मुझे फ़ोन किया, यार शेख रशीद मसला बन गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मोइन कुरैशी के वालिद की कब्र नहीं मिल रही। मैंने कहा किसी कब्र पे कुतबा लगा, छोड़ परे इस मुल्क को, ये दिनों की बात होती है, इक़्तिदार का खेल है। तो कहता तो क्या करूं? मैंने कहा खुर्शीद कसूरी से उसके बाप के मरने की तारीख निकलवा ले बस। उसने कोई तरीका इख्तियार किया और स्कूल से कुछ करा के किसी कब्र पे जाके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वो कब्र बन गई शौकत के। मैं सारे प्राइम मिनिस्टरों का आपको बता सकता हूँ उनके अशर क्या हुए। नवाज शरीफ जब के वालिद जब फौत हुए, बहुत शरीफ आदमी थे, उनको कहा मुशर्रफ ने कि आप
8-9 आदमी आ जाएं, मैं सच कह रहा हूँ, लोग मुशर्रफ को बात करेंगे उसके ख़िलाफ़ इस वक्त, क्योंकि वो मर गया है। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने आना है तो परमानेंट आना है, वरना हमने नहीं आना। तो ही डिड नॉट एग्री विद नवाज शरीफ। और इस मुल्क में क्या है जी, प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। ये सफ़ा बता, इस तरह सुबह मेरे पास पेंसिल नहीं है, यहाँ पे दस्तखत करने हैं शहबाज शरीफ ने, उसने यही करने हैं दस्तखत, उसने नहीं पढ़ना कि फरिया ने क्या लिखा है। ओके, उसने ये नहीं देखना कि फरिया अदरीस ने क्या लिखा है, उसने दस्तखत करने हैं। वो दस्तखत की एक देखें ना, नवाज शरीफ पे 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर भेज दिया आपने। कैबिनेट ने भी उस पर वोटिंग की, मैंने वोट दिया कि इसको जाने दो, कि बुलाएं जितनी कम हो। लेकिन एक फिर वो ऐसा वक्त आता है कि एयरपोर्ट पे उसका अंगूठा लगता है, यानी चल के सारा सिस्टम जाता है उसकी तरफ। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ नजर आ रही है आपको? प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं बन सके, वापस आए, प्रोटोकॉल मिला, लेकिन देखें इतना ही था ना। एक बात आई है, वो बेटियों की जगह कहना नहीं चाहता, बेटियों की जगह है वो, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता था, बना ली उसने। आप मेरा मतलब मकसद की तरफ जाए ना, वो छाती धागे के साथ लगानी है उन्होंने, वो छाती धागे के साथ लगी है तो उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है। कोई ये बलूचिस्तान के सूबे नहीं जहाँ चीफ मिनिस्टर का पता ही नहीं होता कि क्या सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ साहब का आलम ये है कि अगर बात कहूँगा फिर मैं फिर किसी चीज़ में फंस जाऊँगा। ये कोई हुकूमत नहीं, अगर आप आधी कैबिनेट के वज़ीरों के नाम मुझे बता दें, मैं आपको ईदी पेस पे 1 लाख रुपया इनाम देता हूँ। हालात ख़राब कैसे हुए थे? आप तो मेन बंदे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखें जी, इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि हालात ख़राब ना हो। जब फजलुर रहमान साहब यहाँ आए, उन्होंने धरना दिया, उस वक्त उनको तसल्ली दिलवाई गई कि आपको ले आएंगे। ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि हालात ख़राब ना हों। अच्छा, ज़रा सी बात थी कि जनरल फैज़ मार्च अप्रैल तक रह जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मामलात और फैसले थे। और इमरान खान ने पूरी कोशिश की। अच्छा, और कब रहेगा इट्स फॉरएवर? इसका नहीं मुझे पता। देखिए, मेरे हाथ से ना आगे बढ़ाए। मैं पहला सियासी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, वरना मैंने ईद शो की है। ठीक है, राइट। मैं अभी तक आपने मेरे ऊंट का नहीं पूछा, कुर्बानी का नहीं पूछा, किसी का नहीं पूछा, ये टोटल पॉलिटिक्स हो गई है। ठीक है, तो सियासी कुर्बानी हो रही है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये हुकूमत नकट्ठू नलायक, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा फंसा है, इनका इंजन धुआं दे रहा है, इनकी कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। आज भी इज्जत पाक फौज की है दुनिया में। तो फिर आप कह रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है? मैं कह रहा हूँ अगर इक्तिसादी बुहरान को काबू ना डाला गया तो पाकिस्तान शदीद बुहरान में है और खाना जंगी के रास्ते पर हम गामजन हैं। इक्तिसादी तौर पर हम ठीक न हुए तो खड्डे में गिर जाएगा। और इस हुकूमत ने परसों कुर्बान किया सारी कौम को और कहा कि कोई पोस्टें जो खाली हैं किसी महकमे में वो सारी ख़त्म कर दी हैं। जी, हम कहाँ जाएंगे? फिर हम समुंदर में जाएंगे? मार्शल लॉ आ सकता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर रही हैं। जब नजम सेठी साहब ने कहा आ सकता है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, दुरानी साहब ने भी कहा आ सकता है। आपके पास फुटेज होगी कि लोग किस तरह टीवी शीवी पे, अब तो टीवी गेटों को क्रॉस किया और किसने कहा आ सकता है और किसने कहा नहीं आ सकता। नहीं, दुरानी साहब ने भी कहा कि ज़लज़ला आ सकता है, नजम सेठी साहब ने कहा माशाल्लाह आ सकता है। जब हम इकोनॉमिकली बिल्कुल कोलैप्स ही होने लगे, जो हो ही चुके हैं तकरीबन, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले सोचेंगे ना कि इसको कैसे ठीक करना है। आप सपोर्ट करेंगे माशाल्लाह को? नहीं, मैं आया ही नहीं तो पहले आप तो नियत बनाई बैठी। नहीं, आप नियत बनाई बैठी। मैंने आपको कहा कि मैं 30 अगस्त से सियासत में एक्टिव होऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 30 मेरे अगस्त नज़दीक 30 अगस्त तक पता लग जाएगा, कट्टी कट्टा निकल आएगा। ये भी हो सकता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है, अपने महल्ले को सियासत चेंज हो जाएगी।
मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये है अपने महल्ले को देखकर कि लोग एक हद तक जुल्म को सह सकते हैं जब उनके फलक से टकराएं, भूख है। से और मसाइल से, तो Right. फिर कुछ ना कुछ। आपने आवाज उठाई पीटीआई की खवातीन जो जेल में हैं, फलक अब लोगों ने उठाना शुरू कर दी हैं। मैंने तो ILF की उठाई है, 2200 लोगों की जमानतें यहाँ ILF ने कराई है, चमचे महा वकील और चले जाते हैं। आ रहे हैं बाहर जेल से खान साहब एट सम पॉइंट? आना तो उसने है, कब आना है ये सवाल आप 30 अगस्त किसी से समय- पहले या 30 अगस्त के बाद? 5 नवंबर के बाद ट्रंप अगर आता है तो सूरत हाल उसके दामाद के साथ गपशप है लोगों की, उसकी बीवी के साथ भी, और उसका प्रेशर भी डिफरेंट होगा और इधर के हालात भी डिफरेंट होंगे। इमरान खान ज़रूर बाहर आएगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी आते हुए ये नहीं आने देंगे उसको। ठीक और है। ये मुज़ाकरात की जो बात उन्होंने की है बहुत अच्छी की है, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते। और अब वो कहेंगे कि हम नहीं करते। सो इससे कुछ निकलना नहीं है। शेख साहब, बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत ईद डू गिव मी योर फीडबैक। अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।